अशोक और आप देख रहे हैं ग्लोबल साइट। तो जैसे कि शीर्षक है, क्या अमेरिका का डीप स्टेट फंस गया है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है क्या? तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में ना मैं किसी पे कोई आरोप लगाऊंगा और ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दूंगा, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं और जिनको हमें और गहराई से देखना चाहिए, उन पर हम बात करेंगे। तो यूएस डीप स्टेट के बारे में जितनी बातें हमने 5-6 साल में सुनी हैं, उतनी शायद हमने कभी नहीं सुनी। हालांकि उससे पहले हम यही सुनते थे कि यूएस में कोई भी प्रेसिडेंट आए, कोई भी जाए, यूएस का डीप स्टेट अपने यानी कि अमेरिका के हितों को सबसे आगे रखता है और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक म्यूजिकल चेयर की तरह आते और जाते रहते हैं। डीप स्टेट किसी का नहीं होता, वो देश के लिए काम करता है और अमेरिका के लिए काम करता है। तो डीप स्टेट के फंसने की बात कहाँ से शुरू होती है? तो इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। आप सोचोगे कि मैं ओबामा का फ़ोटो क्यों दिखा रहा हूँ, वो भी जो बाइडन के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ओबामा से पहले किसी भी राष्ट्रपति के टाइम में यूएस का जो पूरा डीप स्टेट है, डीप स्टेट का मतलब मेरा सीआईए एफबीआई से मतलब नहीं है। डीप स्टेट का मतलब मेरे लिए मतलब ये है कि जो चीज़ें किसी भी देश में परमानेंट है, फॉर सम फॉर फोर्सिंग फ्यूचर, या जो आने वाले टाइम के लिए जो चीज़ परमानेंट है और जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि मीडिया, गवर्नमेंट की एजेंसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वॉल स्ट्रीट, एवरीथिंग। तो ओबामा से पहले ये माना जाता था कि अमेरिका का डीप स्टेट नॉन पार्टीजन है, मतलब वो किसी एक पार्टी के साथ या दूसरी पार्टी के खिलाफ दिखना नहीं चाहता, या वो किसी दोनों के खिलाफ नहीं है। लेकिन ओबामा ने इसको चेंज किया। ओबामा ने इसको इस तरीके से बनाना शुरू किया कि यूएस एक तरीके से एक साइड को एक सेंट की तरह देखने लगे। यूएस नहीं, यूएस का डीप स्टेट या यूएस के जो पावरफुल लोग हैं, एक पार्टी को एक अच्छी निगाह से देखें और दूसरी पार्टी को एक दूसरी निगाह से देखें, जिसमें उनको कमियां ज़्यादा दिखें और गुण कम दिखें। तो जब ओबामा ने अपने दोनों टर्म्स पूरे कर लिए और ओबामा को, आप यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद है, ओबामा के पहली बार प्रेसिडेंट बनने के कुछ कुछ ही दिनों बाद में भी, विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया था। तो एक ओबामा को एक ब्रांड बना दिया गया था और ओबामा को इस तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि अगर ओबामा को तीसरी बार इलेक्शन लड़ना अलाउड होता तो शायद वो जीत जाते। लेकिन ओबामा के बाद कौन? तो ओबामा के बाद एक ऐसा कैंडिडेट लाया गया जिसके जीतने को लेकर शायद ही किसी को शक था, और वो थी हमारी हिलेरी क्लिंटन। बहुत पावरफुल फैमिली से हैं, इनके पतिदेव राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट, वो भी शायद 2 बार रहे थे, और पहली महिला कैंडिडेट होने के नाते और ओबामा ब्रांडिंग और ओबामा का सपोर्ट भी इनके साथ था। खुल के था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन ओबामा चाहते थे कि वो भले ही ऑफिस में ना रहें, उनकी पार्टी ऑफिस में रहें और वो पार्टी उनकी जो बनाई हुई नीतियों को एक डॉक्ट्रिन की तरह यूज़ करे। डॉक्ट्रिन मतलब एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ था ओबामा में हमें कि हमें इस रास्ते पे चलना है, और हिलेरी उस मामले में ओबामा के लिए कंफर्टेबल चॉइस थी। और 2016 के इलेक्शन में एक तरीके से माना जाता रहा कि ये डन डील है, कि अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़े सीट से हिलेरी क्लिंटन जीत जाएंगी। लेकिन तभी एंट्री होती है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। जब डोनाल्ड ट्रंप का नॉमिनेशन रिपब्लिकन पार्टी ने फाइनलाइज किया, तो डेमोक्रेट्स के अंदर मिक्स फीलिंग थी।
एक साइड ये कह रही थी कि यार इस बंदे के आने के बाद तो हमारी जीत पक्की ही है, ना तो ये पॉलिटिशियन है और ना ही ये इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करता है जिसमें इसको एक कॉमन पीपल का मसीहा माना जाए या कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव माना जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो लाइमलाइट में रहा, ग्लैमर में रहा, और मतलब आप सोचिए कि जिसको लोग पर्दे पे तो देखना चाहेंगे या फिर जिसकी पार्टीज में तो जाना चाहेंगे, लेकिन जिसको अपना लीडर शायद सेलेक्ट ना करे। और यही शायद कारण बना हिलेरी क्लिंटन और डेमोक्रेट्स पार्टी के 2016 इलेक्शन हारने का। 2016 के इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो मैं आपको बताऊं, यूएस तो छोड़िए, इंडिया में भी जो अपना एक कवाल है, उन्होंने तो क्या कहते हैं, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने विशेष तक दे दिए थे हिलेरी क्लिंटन को कि मैम आप जीत गई हैं या फिर आप जीत ही जाएंगी, तो जस्ट ये हमारी एडवांस विशेष ले लीजिए। लेकिन 2016 में वो हुआ जो ओबामा के प्रभाव में आया हुआ पूरा डीप स्टेट, अमेरिकी डीप स्टेट, जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोच रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप 2016 इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति बन गया। यहीं से शुरू होती है अमेरिकी डीप स्टेट के और फंसने की शुरुआत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रंप के आने से फंस गया, फंसने की शुरुआत ओबामा के टाइम में ही हो गई थी कि जब डीप स्टेट की जो आपका पूरा ऑपरेटर्स है वो एक साइड को ज़्यादा अच्छी निगाह से देखे और दूसरी साइड को उतनी अच्छी निगाह से ना देखे, उसके बीच वहीं पड़ गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ओबामा का इतना इन्फ्लुएंस था पूरे सिस्टम पर, वो अच्छे के लिए था बुरे के लिए था। मैं ओबामा को कोई क्लीन चिट देना या अक्यूज़ करने के लिए मैं कुछ कोई भी नहीं, मैं आई एम नो बडी, बट मैं इतना कह सकता हूँ ओबामा के पास वो कला थी जिसकी वजह से उन्होंने पूरे यूएस सिस्टम में अपनी छाप छोड़ी थी, और न सिर्फ छाप छोड़ी थी, अपनी एक अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश कर ली थी कि आई एम द वन हु शुड बी द कैप्टन, और इफ आई एम नॉट द कैप्टन शुड फॉलो माई पाथ, कि जहाँ मैं बताऊँ उस तरीके से चीज़ें जानी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आ गए। 4 साल क्या हुआ, आप पूछेंगे 4 साल क्या हुआ। मैं जानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने इकॉनमी को काफ़ी स्ट्रांग बनाया और यूएस की अथॉरिटी इस्टेब्लिश की फिर से, और जो उनका जो एंथम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो किया, या उसकी शुरुआत की। चाइना को पहली बार आँखों में आँखें डालकर एक संदेश दिया कि हम कोई हम इस तरह से आपके लिए एक बेनिफिशियरी बने नहीं रह सकते कि आप हमें एक्सपोर्ट करते रहें, आपको पैसे देते रहें और आप हमारे ही पैर पे पैर रखें जहाँ जहाँ आपका बस चलता है। तो उन्होंने क्या किया, टैरिफ्स लगा दिए और चाइना को एक तरीके से कॉर्नर में धकेलना शुरू किया। तो इसमें क्या हुआ कि जो पूरा डीप स्टेट था, जिसके मन में ट्रंप के लिए पहले से ही कोई बहुत अच्छी बातें नहीं थी, और उसके लिए उसमें ट्रंप की भी गलती है। ट्रंप ऑल ऑफ द सडन नॉन पॉलिटिकल पर्सन अगर प्रेसिडेंट बन जाएगा तो किसी भी कंट्री का सिस्टम एकदम से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और ट्रंप ने बनने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो सिस्टम को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि वो 4 साल क्या हुआ, तो मैं ट्रम्प ने क्या किया क्या नहीं किया, अच्छे थे बुरे थे, वो सब जानते हैं। और उसको लेके एकदम से अपोजिट व्यूज़ हैं, उनके सपोर्टर उनको बहुत अच्छा मानते हैं, उनके अपोजिशन में लोग उनसे बुरा किसी को नहीं मानते। लेकिन एक चीज़ जो हुई, जो 4 साल हुई, जिसके बारे में आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि 4 साल ट्रम्प ने क्या किया वो अलग बात है, यूएस में क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यूएस में 4 साल कैंपेन चली जिसमें ट्रंप को
जितना बुरा हो सकता था या जितने वो बुरे हैं या हो सकते हैं, उसको मैग्नीफाई करके, उसको बढ़ा चढ़ा कर 4 साल तक लोगों के दिमाग में ये भरा गया कि दिस इज़ नॉट द गाय, ये बंदा सही नहीं है, ये हमें बर्बाद कर देगा। और ट्रम्प ने भी उतना ख़राब काम नहीं किया था। अगर मैं मानूं कि अगर अमेरिकी मीडिया को उनकी बुराई करनी ही थी तो उनकी बुराई उनके पर्सनल कंडक्ट में की जा सकती थी। जिस तरीके से वो बात करते थे, जिस तरीके से वो अपना एक पर्सोना था, वो ठीक है, लेकिन पॉलिसी वाइज उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर या कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पहले 3 साल में एक तरीके से यूएस को एक एक फिर से एक पटरी पे ला दिया था। और लोग लोग मेरा मतलब लोगों से है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, दूसरे दूसरे देश हैं, वो फिर से अमेरिका को एक बड़ा भाई बन मानने के लिए तैयार होने लगे थे। लेकिन जब आपका खुद का मीडिया, आपका खुद का सोशल मीडिया, आपका खुद का प्रिंट मीडिया अपने ही प्रेसिडेंट को जोकर दिखाना चाहे, अपने ही प्रेसिडेंट को विलन दिखाना चाहे, अपने ही प्रेसिडेंट को एक तुक्के में आया हुआ प्रेसिडेंट बताना चाहे, तो उसकी अथॉरिटी उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं होती है। हाँ, अमेरिकी स्टेट की अथॉरिटी तो इस्टेब्लिश हो गई थी, हो रही थी। और अगर कोविड नहीं आया होता तो ये बात मैं पूरी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ट्रम्प शायद नहीं हारते। क्योंकि आप याद करिए, जब 2020 इलेक्शन, मतलब नवंबर में इलेक्शन होता है, तो 2020 उसको पूरे साल कहा जाता है। तो 2020 मार्च में कोविड आ गया था। उसके बाद जो 6 7 5 6 महीने में जो जो भी मतलब हर कंट्री के लिए नया था, और हर कंट्री जो था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चीज़ें कर रहा था। तो ट्रम्प ने जो भी किया है, जिस तरीके से बातें की, उसको आप जानते हो, जो मीडिया पिछले 3 साल में उनके बगैर गलती किए हुए है उनको रोज़ सज़ा दे रहा था। तो कोविड के बहाने तो उनको एक ऐसा बहाना मिल गया था, एक ऐसी स्टोरी मिल गई थी जिसमें वो ट्रम्प को रोज़ उल्टा लटका सकते थे। तो ये कैंपेन कोविड आने के बाद इस तरीके से और विशियस हुआ और जहरीला हुआ, और इसका परिणाम ये निकला। देखिए, मैं 2020 के यूएस इलेक्शन को लेके बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में मैं खुद पर्सनली भी बिलीव करता हूँ। लेकिन जब मैं इसको पब्लिकली बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने पर्सनल लोगों से बात करता हूँ तो उसमें मैं कह सकता हूँ। लेकिन जब ये वीडियो ब्रॉडकास्ट होगा, आप सब लोग सुनोगे, तो मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कहीं भी कोई जगह मिले। अगर यूएस के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई तो वहाँ के सिस्टम को उसको देखना चाहिए, ना कि हम बाहर से इसको कमेंट करें कि नहीं, ट्रम्प जीत गया था, उसको हरा दिया गया और ये हुआ वो हुआ। तो ठीक है, चलिए, कैंपेन हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद क्या हुआ? इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रम्प बाहर हो गए, और जो बाइडन, जो कि मैंने आपको पहला जो फोटो दिखाया था, वो था ओबामा और जो बाइडन का। तो ओबामा ने हिलेरी को कैंडिडेट बनने का अपोज नहीं किया या कैंडिडेट बनने दिया, वो हार गई। लेकिन ट्रम्प ने जो सिस्टम ओबामा चाहते थे, या जिस तरीके से ओबामा चाहते सिस्टम चले, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस या काफ़ी सारे डिले ट्रम्प करके गए थे। तो ओबामा को क्या चाहिए था? ओबामा को चाहिए था एक ऐसा बंदा जो उनकी ही परछाई बनकर वाइट हाउस में रहे। तो जो बाइडन उनके डेप्यूटी रहे 8 साल, तो उनसे अच्छा तो कैंडिडेट उनके लिए कोई हो नहीं सकता था। तो आप भी जानते हैं कैसे लास्ट में जाके जो बाइडन कैंडिडेट बने, और पूरा डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के बिग विग्स ने कहा कि भाई जो बाइडन को ही बनाते हैं। कमला हैरिस तो एज ए पैकेज आ गई थी साथ में, उनका कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं था। बट कल्चरल डाइवर्सिटी या फिर मेल फीमेल कॉम्बिनेशन, वो सब बातों में लेके कमला हैरिस को एज ए शेयर लक उनको वाइस प्रेसिडेंसी कैंडिडेचर मिल गया। तो भाई साहब, जो बाइडन आ गए। अब जो बाइडन आए तो ऐसी खुशियां मनाई जा रही थी, और
जो मीडिया 4 साल तक ट्रम्प के खून का प्यासा था, वो उसने फूल कलियां बिछा दी। मतलब क्या कहना चाहिए, जहाँ जहाँ बाइडन कदम रखना चाहते थे वहाँ वहाँ अपने हाथ रख दिए। तो पूरा एक कहना चाहिए कि एक दूल्हे की तरह उनका स्वागत किया गया और कहा गया कि नाउ अमेरिका इज़ बैक, एडल्ट्स आर इन द रूम बैक। ये सारी बातें कही गई। कुछ लोगों को, खासकर मेरे जैसे लोगों को जो भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, उनको थोड़ा सा एप्रीहेंशन था, शंका थी कि भाई डेमोक्रेट्स जो हैं उनका जो सोच है या जो वो सोच के चलते हैं, और उस चश्मे से मोदी को जब वो देखते हैं तो वो वही देखना चाहते हैं जो उनको देखना पसंद करते हैं। हमें हमें भी ये लगा कि जो बाइडन के आने के बाद कुछ चीज़ें जो होंगी यूएस और इंडिया के बीच में फ्रिक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो डीप स्टेट था वो इंडिया को लेके उतना ज़्यादा वो नहीं था, डोमेस्टिक चीज़ों में फंसा हुआ था वो, कि भाई डोमेस्टिक में जो ओबामा प्लान है वो हमें लाना है, और ओबामा ने जो रास्ता बताया है कि किस रास्ते अमेरिका जाएगा उस रास्ते पे चलेंगे। तो उसमें आपका इमिग्रेशन है, वो का एजेंडा है, ईरान को लेके नरमी है। पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि ओबामा को ओबामा के दिल में ईरान के लिए इतनी नरमी क्यों है। मैंने आज तक किसी भी ईरानी लीडर को ओबामा के सपोर्ट में बयान देते नहीं सुना। या तो ओबामा का कोई पर्सनल क्रश है ईरानियन स्टेट या ईरान को लेके, या फिर ईरानी लोगों ने या ईरानी इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी अच्छी लॉबिंग की हुई है यूएस डीप स्टेट में, और ख़ासकर वो डीप स्टेट जो ओबामा की साइड का है, कि वो ईरान को पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, जो बाइडन आ गए। अब जो नेक्स्ट जो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको, इस टर्म को लोग जो बाइडन 1.0 ना कह के ओबामा 3.0 ज़्यादा कहने लगे, क्योंकि जो बाइडन ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की या कैंपेनिंग नहीं की, जिस तरीके से जब प्राइमरीज हो रहे थे तो जो बाइडन जिस तरीके से ऊपर आए, या फिर जो करिश्मा होना चाहिए एक लीडर में वो उनके अंदर नहीं था। हाँ, ये था कि ही इज़ ए ओल्ड गाय, ही हैज़ सीन लॉट मैनी थिंग्स हैपनिंग इन यूएस एंड द वर्ल्ड। तो उनको ये तो पता था कि एवरीबडी नोज हिम विथ हिज एक्सपीरियंस, कि उन्होंने सबसे बात की होगी पिछले 40-50 साल 60 साल जितने साल से भी ये हैं पॉलिटिक्स में। तो ही वॉज अ वेरी इस्टेब्लिश गाय। लेकिन वो बात नहीं थी कि ट्रम्प को टक्कर देने वाला कोई ऐसा बंदा है। मीडिया ने कोशिश की कि इनको बचाया जाए, या फिर वो ट्रम्प चिढ़ाते भी थे इनको कि भाई ये तो अपनी अंडरग्राउंड में ही बैठा रहता है, और बाहर आता भी तो 8-10 लोग मिलते हैं। तो वो बात है, लेकिन ओबामा 3.0, कुछ लोगों का ये आरोप था कि 3.0 इज़ बैक, कि ओबामा का थर्ड सूडो टर्म स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब ये सूडो टर्म स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद फिर क्या था। अब जैसे मैंने आपको ये थर्ड फोटो क्यों दिखाया, मुझे नहीं पता भारत में कितने लोग जानते हैं इस सिर्फ फ़ोटो देख के कि ये किस लेडी का फ़ोटो है। इनका नाम है जेनेट एलन। जेनेट एलन 2016 से 2018 तक ट्रम्प की ट्रम्प के मतलब प्रेसिडेंसी में यूएस फेडरल रिजर्व की चीफ थी। जैसे हमारे आरबीआई होता है, वहाँ पे फेडरल रिजर्व होता है, कि गवर्नमेंट को जब भी पैसे चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होता है, या जो मतलब जो भी पैकेज चाहिए होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी यही डिसाइड करता है, और गवर्नमेंट को लोन भी यही देता है, जिसको हम ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। तो अभी आप देखिए कि ट्रम्प के टाइम में जो शी वॉज ए ओबामा अपॉइंटी एक्चुअली, ट्रम्प के आने से पहले से ही शी वॉज देयर, वो पहले से वहाँ थी। ट्रम्प के टाइम जब इनका टर्म ख़त्म हुआ तो ट्रम्प ने अपना चेंज करके नया ट्रेजरी चीफ लगा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि
ओबामा अपने लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। आप एक तरफ लेफ्ट में देखिए जो बाइडन, जिनको उन्होंने वाइस प्रेसिडेंसी दी, और हिलेरी के हारने के बाद जब दूसरा मौका आया तो उन्होंने कहा कि मैं आप सारी चीज़ें अपने हाथ में लेता हूँ, अपना कैंडिडेट देता हूँ, और जो बाइडन को प्रेसिडेंसी के लिए एक तरीके से मोरल सपोर्ट या एक्टिव सपोर्ट भी था। मतलब ऐसा नहीं था ही वॉज स्लीपिंग व्हेन इलेक्शन वर हैपनिंग, तो ही वॉज क्वाइट एक्टिव। जेनेट एलन का भी आप देख लीजिए, जेनेट एलन ने काफ़ी टफ टाइम दिया था ट्रम्प को। हालांकि फेडरल रिजर्व एज ए इंस्टीट्यूशन नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड कर रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर रहे हो, नोट छाप के दे रहे हो, तो आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जेनेट एलन ने ट्रम्प को काफ़ी टफ टाइम दिया था, तो उसका जो रिवॉर्ड है, ओबामा ने उनको जो बाइडन के प्रेसिडेंसी में सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बना के दिया। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वैसे यहाँ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे ओबामा का जो ऑरा है वो कैसे घूम रहा है चारों तरफ। मतलब ओबामा को गए हुए 6 साल हो गए, ऑलमोस्ट 6 साल हो जाएंगे, 4 साल ट्रम्प के और 2 साल जो बाइडन के। लेकिन ओबामा अभी भी एक एंकर पोजीशन में है, एक मेन पोजीशन में है यूएस पॉलिटिक्स में, भले ही वो दिखे कम। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि ये तो हो गया कि जो यूएस डीप स्टेट है उसकी फंसने की शुरुआत होती है ओबामा टर्म में, जब वो एक साइड झुकता है। फिर जब वो झुका हुआ डीप स्टेट देखता है कि ट्रम्प जैसा बंदा बंदा जीत गया, और वो जो प्लान थे ओबामा के उनको इम्प्लीमेंट करने के बजाय, इम्प्लीमेंट क्यों करेगा, वो तो रिपब्लिकन है ना, उसने वो पूरी ही इक्वेशन ही चेंज कर दी। तो अब जब आप देखा होगा कि जो बाइडन आने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत ज़्यादा जल्दी में रहती थी स्टार्टिंग से, कि चलो भाई वो एजेंडा लाना है तो बहुत जल्दी लाना है, और ये इमिग्रेशन का कुछ करना है तो चलो चलो बॉर्डर खोल दो। मतलब हर चीज़ में जल्दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि 4 साल हमारे चले गए और उन 4 सालों को हमें कवर अप करना है, और जिस रास्ते ओबामा चाहते हैं कंट्री जाए उसको एक एक्सेलरेटेड मोड में डाल के चलाना है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ कि डीप स्टेट बिल्कुल एक साइड हो गया। ओबामा के साइड प्रेस तक रहता था, और ट्रम्प के टाइम में ट्रम्प की अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, डीप स्टेट पूरा का पूरा, क्योंकि डीप स्टेट ये नहीं चाहता कि ये 4 साल ऐसे ही निकल जाए और 4 साल के बाद फिर रिपब्लिकन आ जाए और फिर से पूरा प्लान चेंज हो जाए। तो उनका कहते नहीं है कि जब आप पूरे साल पढ़ाई ना करो, इसमें तो खैर एकदम से अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि 4 साल पढ़ाई क्या करता है जब वो सत्ता में नहीं थे। तो आप ये सोचो कि जब 4 साल उनके निकल गए, उन 4 सालों की भरपाई के लिए वो थोड़े से डेस्परेट हो गए लोग, और इन्होंने क्या किया कि हर चीज़ इन्हें जल्दी करनी थी। तो वो जल्दी अब कैसे इन लोगों को और फंसाती है, डीप स्टेट को फंसाती है, हम आगे देखेंगे। अब देखिए, अब ये क्या कह के आए थे कि हम लिबरल हैं, हम डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, वॉर वगैरह जो है रिपब्लिकन्स करते हैं, जॉर्ज बुश ने किया, फलाना किया, लेकिन ट्रम्प ने कोई वॉर नहीं किया। ट्रम्प ने किसी नए वॉर के बारे में बात भी नहीं की। तो लेकिन नरेटिव जो है वो एक तरह से अथॉरिटी सील करनी थी। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई ट्रम्प ने भेजा था हमारे ट्रूप्स को अफगानिस्तान, ट्रम्प ने कुछ नहीं किया। अब इस चीज़ को उन्होंने एक तरीके से हड़बड़ी में क्या किया कि हमें एक बिग स्टेटमेंट देना है। तो उन्होंने बिग स्टेटमेंट में क्या किया कि चलो भाई अफगानिस्तान छोड़ देते हैं। लेकिन अफगानिस्तान छोड़ने के टाइम जो कैलकुलेशन उन्होंने की थी वो सारी उल्टी पड़ गई, और जो फौज खड़ी करी गई थी अफगानिस्तान की, सो कॉल्ड आर्मी फंडेड बाय यूएस एंड अदर अलाइज, उसने बिल्कुल हथियार डाल दिए और तालिबान को सीधे वॉकओवर दे दिया। तो जो ये मान के चल रहे थे कि जब तक हम ट्रांजिशन में हैं और जो आर्मी हमने खड़ी की है इसके बाद सारे इक्विपमेंट है, सब कुछ है, वो 6-7 महीने या साल व 1.5 साल लगेंगे तालिबान को वो सब चीज़ें
क्रॉस करने में या उनको हराने में या उनको मनाने में कि भाई तो हम भी अफ़गानिस्तान के हैं, तुम भी अफ़गानिस्तान के हो, अब यूएस चला गया तो अब क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जो फ़ौज यूएस ने खड़ी की थी, अफ़गानी फ़ौज, उसने एकदम से सरेंडर कर दिया कि हमें लड़ना ही नहीं है। और विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तालिबान एक तरीके से छा गए। और जब तालिबान छा गए तो तालिबान ने कहा कि भाई आप जल्दी निकलो, नहीं तो मामला गड़बड़ जाएगा। तो यूएस ने एक बहुत ही, क्या कहना चाहिए, कमज़ोर छवि अपनी रखी कि इतनी बड़ी सुपर पावर एक ऐसी आर्मी के सामने पागलों की तरह भाग रही है, जिनके पास अपना एक टैंक भी नहीं ढंग का, फाइटर जेट वगैरह तो छोड़ो। तो यहाँ से चीज़ें जो है ख़राब होना शुरू होती हैं। ख़राब होना शुरू नहीं होती हैं, तो एक तरीके से उनकी बेवकूफ़ी कही जाए या ज़्यादा चतुरता कही जाए। उन्होंने सोचा तो ये था कि हम निकल आएंगे और बड़े बड़े सेमिनार करेंगे कि भाई हम क्यों जाएं किसी और की धरती पे अपने सोल्जर्स की जान खतरे में डालना, ये वाला। लेकिन कहते नहीं है कि जो रियल लाइफ में जो होता है और जो आप प्लान करते हो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ा झटका ओबामा 3.0 को लगा अफ़गानिस्तान विड्रॉल से। और इसने क्या किया कि इसने यूएस डीप स्टेट को एक बहुत बड़ा झटका दिया कि अब कोई भी कंट्री या कोई भी पार्टी अमेरिका के भरोसे बैठना नहीं चाह रही थी। यार कभी भी निकलेंगे, इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चक्कर में, एक दूसरे से अच्छा दिखने के चक्कर में ये लोग कभी भी कहीं भी टेंट्रम कर सकते हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसको संभालने की कोशिश भी की गई और कुछ लोग जो नहीं निकाल पाए थे उनको पाकिस्तान में ला के बाद में धीमे धीमे निकाला गया। लेकिन इसकी वजह से यूएस की अथॉरिटी एज ए ग्लोबल पुलिसमैन एक तरीके से शैटर हो गई और सारे कंट्रीज आपस में ये बात करने लगे कि भाई हमें कुछ बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल कुछ फोरम बनाने चाहिए जहाँ पे कभी किसी के ऊपर कोई दिक्कत आए या फिर जिसकी डिपेंडेंस यूएस पे ज़्यादा है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ये सब चीज़ें बातें होने लगी, हर कैपिटल में बात होने लगी कि जो अफ़गानिस्तान में हुआ है और जो अफ़गानिस्तान में जो जिन्होंने अपनी जान मतलब हथेली पे रख के तालिबान के ख़िलाफ़ और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया था, उसको कैसे अमेरिका एकदम से छोड़ के आ सकता है। तो जो बाइडेन के आने के बाद सबसे बड़ा झटका जो था वो ये लगा। कोविड वगैरह को तो मीडिया ने मैनेज कर लिया कि भाई जो हमें ट्रम्प के टाइम में सब कुछ ख़राब हो रहा था और इनके आने के बाद सब कुछ ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा उसके बारे में दिखाना ही बंद कर दिया कि कोविड इज़ ए ग्लोबल फिनोमिना, इसके बारे में हम बात ही नहीं करते ज़्यादा। तो ये सब चलता रहा। अब आगे आते हैं, फिर क्या हुआ कि ये विड्रॉल वगैरह हो गया, सब हो गया। तो अब जैसे मैंने फेड का बोला था ना कि जब डीप स्टेट एक पार्टी के साइड आ जाए तो वो फिर हर बात मानता है और वो हर बात करता है जो एक पार्टी को फेवर करे। तो जब कोविड लॉकडाउन चल रहे थे तो सबसे ज़्यादा स्टिमुलस अगर किसी कंट्री ने दिए तो वो यूएस ने दिए और फेड ने एक तरीके से अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और इतना पैसा बांटा गया, इतना स्टिमुलस दिया गया, स्मॉल बिजनेसेस, अनएम्प्लॉयड पीपल, यू नेम इट। जो लोग यूएस में रहते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से पैसे बांटे गए। अब जब आप इतना स्टिमुलस देते हैं, इन लोगों का क्या कहना सोचना था कि हम 20 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, 30 साल का प्लान लेके चल रहे हैं, तो इसमें 1-2 साल में हमने ज़्यादा अगर पैसे प्रिंट कर भी लिए तो डजेंट मैटर, वी विल हैंडल इट। लेकिन ये है कि हाँ, जो हमारी परसेप्शन है, लोगों की परसेप्शन थी कि जो मीडिया ने बनाई थी कि भाई ट्रम्प है इसलिए सारी प्रॉब्लम है, एक बार डेमोक्रेटिक पार्टी आ जाएगी तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी क्योंकि ही वॉज द वन कॉजिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। अब इन्हें आने के बाद ये दिखाना था, फिर वो अफगानिस्तान वाला भी लफड़ा हो गया था, तो इनको ये दिखाना था कि भाई अब चीज़ें सही हो रही हैं, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो आपका कोविड आ जाए चाहे कुछ हो जाए, हम आ गए हैं, अब सब कुछ सही रहेगा। तो इन्होंने क्या किया कि पैसे एकदम लिटरली बहा दिए। अब उसका क्या इफेक्ट पड़ा
उसका इफ़ेक्ट पड़ा कि जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 22 में अभी मैं आया भी नहीं हूँ। 2021 का भी डेटा देखोगे तो एक कंटिन्यूअस ग्रोथ थी इन्फ्लेशन में, हर चीज़ में। क्योंकि जब आप जैसे मान लीजिए अमेरिका में कुछ लोगों की जॉब चली गई होगी, बहुत से लोग घर बैठ गए होंगे, कुछ लोगों के जॉब होगी भी, कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसे बना लिए होंगे बिकॉज आप जानते ट्रेडिंग वगैरह से। लेकिन जब आप एन मास पैसा दे रहे हैं, सबकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, तो वो ज़्यादातर लोग उस पैसे को एक्स्ट्रा पैसा मान के चलते हैं। तो मतलब जो आपने खुद कमाया नहीं होता उसका आपको दर्द नहीं होता है ना। तो वही चीज़ वहाँ पे हुई कि लोगों ने उसको खर्च करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे एक तरीके से डिमांड बढ़ गई। और कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन के इश्यूज थे, या जो चाइना वगैरह में जो सारी फैक्ट्रियाँ हर टाइम नहीं ओपन थी, उसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आना शुरू हो गया था। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब कि एक महंगाई का दबाव शुरू हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जिसको लेके एकदम से रेड अलार्म बजा दिया जाए। और मीडिया तो अपना है ही, मीडिया तो बिल्कुल मतलब हर दिन घुट्टी पिलाता है ज़्यादातर मीडिया, पूरा मीडिया नहीं कह रहा हूँ मैं। तो 2021 ऐसे ही निकल गया कि एवरीथिंग इज़ हैंकी डोरी, सब कुछ अच्छा है, और जो बाइडेन अंकल आ गए हैं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि भाई 2022 में एक और ब्लैक सॉन इवेंट हो जाती है आफ्टर कोविड। वाई आई एम कॉलिंग इट ब्लैक सॉन, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को पता है ये ब्लैक सॉन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये ब्लैक सॉन ही है। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट जानता है ये क्यों हुआ, मे बी दे हैव देयर पार्ट टू कॉज इट, उनका भी हिस्सा है इसको होने में या नहीं है, वो तो खैर दूसरी बात है। मैंने बोला मैं एक्यूजेशन नहीं लगाऊंगा, तो मैं नहीं लगा रहा, चलो। लेकिन ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन हुआ, उसको लेके कैलकुलेशंस सारी बिगड़ गई। अभी आप पिछले साल अफ़गानिस्तान से भाग कर आए हैं, फिर आपने जिसको जिस जिस मतलब जिस देश को इस तरीके से रखा हो कि भाई तू हमारा जिगरी दोस्त है, और तू बस रशिया के सामने खड़ा हो जा, और रशिया को हम देख लेंगे। तो क्रीमिया में भी रशिया ने किया था, तो वो बाद में उनको G8 से निकाल के G7 कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे। उनको लगा था क्रीमिया ले लिया, अब शायद रशिया नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके की बातें होती रहती थी कि भाई हम मिसाइल सिस्टम आ जाएगा यूक्रेन में, और फलाना हो जाएगा, और रशियन बॉर्डर पे नाटो इक्विपमेंट आ जाएंगे, या कल को नाटो मेंबर भी बन सकता है यूक्रेन। तो रशिया ने ये सोचा कि ये जो जो बाइडेन गवर्नमेंट है, इससे अच्छी गवर्नमेंट इनको नहीं मिलेगी इस इन्वेजन को करने के लिए। और दूसरा, अभी अभी सारा वर्ल्ड कोविड से जूझ के आया हुआ है। तो इस टाइम हर कंट्री चाहेगा कि रिस्क कम किया जाए, और नेगोशिएशन टेबल पे आया जाए, और जल्दी से जल्दी रशिया जितना ज़्यादा एरिया कैप्चर कर सकता है उतना कैप्चर कर ले। और उसके बाद रशिया की कैलकुलेशन थी कि यार सबकी तो बैलेंस शीट इतनी बिगड़ी हुई है, तो सारी कंट्रीज़ फिर समझौते के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन वही बात है, जो ओबामा वाली जो पॉलिसी है कि भाई हमें अपनी अथॉरिटी, हमें अपना वो दिखाना है कि हम मतलब वी आर बैक। तो इन्होंने क्या किया, इसको रशिया से बात करने से बजाय, रशिया से मतलब इस इन्वेजन से पहले ही जो बाइडन ने पुतिन को बोल दिया ही इज़ ए किलर, ब्ला 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 सब कुछ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो ग्लोबल हाइड्रोकार्बन्स सप्लाई है, उसमें रशिया इज़ ए बिग प्लेयर। आप किसी और चीज़ में बात करें तो रशिया इज़ नॉट ए प्लेयर इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो केमिकल्स हो, या मतलब जो भी फिनिश गुड्स हैं, या जो इंडस्ट्री है रशिया है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें रशिया इज़ ए बिग प्लेयर। और जो यूएस का अभी अभी आप मैं आपको डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर बताता हूँ मैं कि जो
जो बाइडन का जो विज़न है, जो व्यू पॉइंट है, और जो ट्रम्प का जो व्यू पॉइंट है, उसमें फ़र्क क्या है? तो जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो व्यू पॉइंट है वो यूरो सेंट्रिक है। अभी आप देखोगे, चाहे वो जो बाइडन हो, चाहे वो ट्रम्प हो, या मतलब कोई भी वाइट पर्सन, उनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं यूरोप से आए होंगे। तो जो सारे यूरोपियंस जो रहते हैं यूएस में, दे आर माइग्रेटेड लॉन्ग बैक, और मे बी फ्यू ऑफ देम माइग्रेटेड 50 20 50 70 ईयर्स बैक। तो उनको क्या लगता है कि हम वी आर द एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। वो यूरोप और यूएस को एक सिंगल एंटिटी मानते हैं। ट्रम्प का ऐसा नहीं मानना था। ट्रम्प का कहना था कि हमारे पूर्वज आए होंगे तो आए होंगे, अब हमारा तुम्हारा उतना ही नाता है जितना हमारा मेक्सिको के साथ है। तो भाई तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं अपने करता हूँ। और तुम्हें अपना डिफेंस देखना है तो तुम्हें खुद खर्चा करना पड़ेगा। हम वहाँ पे अपने बंदे क्यों बिठा लें नाटो में, हम क्यों खर्चा करें? लेकिन ट्रम्प की ये बात डीप स्टेट को समझ में नहीं आई, या मतलब उनको थ्रेटनिंग लगी कि ये बंदा पैसे बचाने के चक्कर में, इकॉनमी अच्छे करने के चक्कर में हमारा जो इन्फ्लुएंस है यूरोप पे, जो हमारे बेसिस हैं, या जो हम फंडिंग देते हैं, जिसकी वजह से सब हमारी सुनते हैं, ये कल को सुनना बंद कर देंगे। तो कमिंग बैक टू द यूक्रेन, अगर ट्रम्प अगर होते इस टाइम, तो मुझे नहीं लगता ट्रम्प के रहते पुतिन इन्वेड कर सकता था। पुतिन नहीं करता, क्योंकि ट्रम्प is a true patriot. He may be having problem with conduct and the utterances, मतलब अपने बातचीत करने और उठने बैठने के तरीके में उनके हज़ार कमियां हों, लेकिन वो अपने देश को बहुत प्यार करता है। अगर ये चीज़ ट्रम्प के टाइम हो ही होती, हो सकता हो जाती है, मैं ये तो नहीं कह सकता हो ही नहीं सकती थी, लेकिन होने के चांसेस बहुत कम थे। अगर हो भी जाती तो ट्रम्प फिर यूरोप को साइड कर देता। वो सीधे रशिया से बात करता कि भाई ऐसा क्यों किया है, और इसमें अगर किया है तो आगे बढ़ोगे तो इसकी कॉस्ट ये है, अगर पीछे हटोगे तो उसके फ़ायदे ये हैं। जो बाइडन ने एक बार भी रशिया को ये ऑफ़र नहीं दिया कि अगर आप वापस जाते हो या आप थोड़ा बैक ट्रैक करते हो, हम आपकी किस बात को सुनने को तैयार हैं। कि भाई नेटो में जा रहा था यूक्रेन, उसकी वजह से आपको इशू है, तो हम क्या उसको कैंसिल कर सकते हैं? या फिर जो हमारी मिसाइल सिस्टम्स की बात हो रही थी, उसको लेके वी आर नॉट सीरियस एंड देयर इज़ नो थ्रेट टू योर सॉवरेनिटी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। उसमें ये कहा गया कि अच्छा, रशिया ने इन्वेजन किया, आई डोंट सपोर्ट दैट, और ये बहुत ही गलत किया। लेकिन रशिया ने ये एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया कि स्लो डेथ से अच्छा है कि एक इंटेंशनल इंजरी लेना। अब जैसे कि एक कोई पर्सन है जिसको पता है कि उसको साथ जो हो रहा है उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और स्लो पॉइजन अगर उसने कुछ नहीं किया तो स्लो पॉइजन उसको थोड़े दिन में ख़त्म कर देगा। मे बी थोड़े दिन फॉर ए कंट्री, थोड़े दिन का मतलब होता है 30 40 50 साल, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको लग रहा है कि हमारी डेमोग्राफिक कोई मतलब ग्रोथ नहीं है, हमारे बच्चे भी पैदा कम होते हैं, हमारे पास एरिया इतना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में हम पीछे जा रहे हैं, और जो ओबामा डॉक्ट्रिन है वो तो यूरोप और यूएस को एक साथ देखती है, रशिया को कोल्ड वॉर एरा के बाहर नहीं आ रहे वो लोग। तो उसने सोचा है कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो मेरे बाद पता नहीं कौन आएगा, कैसे आएगा, तो रशिया विल डाई ए स्लो डेथ। तो इस स्लो डेथ को अगर मुझे अवॉइड करना है तो मुझे एक तरीके से रिवोल्ट करना पड़ेगा, और एक इंटेंशनली इंजरी लेनी पड़ेगी, मे बी फेटल इंजरी हो तो भी चलेगा। तो उसने ये डिसीजन लिया कि चलो भाई हम इस पर अटैक कर देते हैं, और जो चीज़ 50 साल के बाद हो उसको अभी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो उसने अटैक कर दिया, और यूएस ने कोई भी इंटेंशन नहीं दिखाई कि रशिया को टेबल पे लाने की, या रशिया को किसी के थ्रू बात करने की, या फिर जो चीज़ें सही में रशिया की पॉइंट ऑफ व्यू से सही थी कि भाई नियो नाजीज वहाँ पे हैं और वो लोग रशियन स्पीकिंग लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो इस बात को बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया गया, जैसे इट वाज ऑल लाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूएस डीप स्टेट एक फिर नए डायलेमा में फंस गया
कि हम पीछे जाएंगे तो हमने जितना नैरेटिव बनाया है कि रशिया इज़ बैड, पुतिन इज़ विलेन, किलर, वो दैट विल गो फॉर अ टॉस। हम पीछे नहीं हट सकते। तो जितना पैसा उन्होंने बांटना था बांट दिया, इन्फ्लेशन आनी थी आ गई, फिर उन्होंने यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करने का वो किया कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे। इसकी वजह से अब आगे क्या होता है आप देखते हैं। तो ये सब तो चल ही रहा था। तो अब जैसे मैंने बोला 2021 में ही इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, और मई आते आते में इन्फ्लेशन में ख्याल से 3-4% तक तो पहुंच ही गई थी। और जो पेट्रोल प्राइसेस भी थे वो मतलब 40s 30s के लेवल से हट के 60 70 80 तक आ गए थे। लेकिन जब ये यूएस सॉरी रशिया और यूक्रेन वाला जो लफड़ा शुरू हुआ, उसकी वजह से तो पेट्रोल, गैस, एवरीथिंग गॉट वेरी कॉस्टली। और एकदम से सडनली यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, हम यूएस की बात कर रहे हैं इस वीडियो में तो हम यूएस तक ही रखते हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ यूएस प्रॉब्लम में है, बाकी लोग भी प्रॉब्लम में है, और शायद यूएस से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यूएस की बात करते हैं। तो यूएस में एकदम से इसके बाद एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बैड। क्यों? क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी जिनको छुपाया नहीं जा सकता। तो जो जो इनका जो अपना मीडिया, लिबरल मीडिया है, जो बिल्कुल हर चीज़ को मतलब एक रोज़ी पिक्चर दिखा रहा था कि भाई हम आ गए हैं अब सब कुछ ठीक कर देंगे, तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो एक तरफ रिसेशन है और एक तरफ इन्फ्लेशन है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कितना रेयर कॉम्बिनेशन है। आप जब भी देखोगे किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन जब रिसेशन आता है तो इन्फ्लेशन अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है। और जब कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और इकोनॉमी ओवर हीट हो जाती है बिकॉज ऑफ द परचेजिंग पावर, तो आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फ्यूल करती है आपकी फर्दर ग्रोथ को। तो उस टाइम क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो फेड रिज़र्व है या आरबीआई इंडिया में, वो इकोनॉमी ओवर हीटिंग से बचाने के लिए फिर वो मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, सप्लाई ऑफ द लिक्विडिटी, मतलब पैसा जो है सिस्टम में कम फ्लो होगा तो लोग खर्च कम करेंगे, और फिर उससे डिमांड सप्रेस होगी और धीमे धीमे चीज़ें कूल डाउन होगी। अभी की डेट में क्या है कि रिसेशन और इन्फ्लेशन एक साथ है। मतलब अब मैं आपको कैसे इसको समझाऊं कि आप सोचिए कोई फास्ट बॉलर है जो बॉल को स्पिन भी करता है। अब जैसे कोई स्पिनर बॉल करता है, उसकी बॉल टर्न होती है, वो टर्न होती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, क्योंकि वो स्पिनर है। और उस हिसाब से फिर आपको टाइम मिल जाता है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप सोचो कि कोई फास्ट बॉलर हो जो 150 पे फेंक रहा है लेकिन वो स्पिन भी कर पा रहा है, तो कितना डेडली कॉम्बिनेशन होगा। तो यही एक डेडली कॉम्बिनेशन है कि जो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ें हैं वो एक साथ आई हैं। तो रिसेशन और इन्फ्लेशन, अभी जैसे अगर यूएस गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बदलती है, कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाती है, तो महंगाई नहीं आएगी हाथ में। मतलब जो इन्फ्लेशन है बढ़ती जाएगी, एंड जो आपका जो इन्फ्लेशन है और जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके बीच में एक गैप 2-2.5% का चलता है। लेकिन अभी क्या है कि आपकी जो ग्रोथ है माइनस में भी आगे चल के 1% हो जाए मैक्सिमम, और आपकी इन्फ्लेशन 8 की रहती है, 8% की रहती है, तो बीच का गैप 7% का हो जाता है। तो 7% के गैप को लेके आप कैसे सस्टेन कर सकते हो? तो जब आपका रिसेशन आता है तो जनरली लोग गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, इंटरेस्ट रेट कम करती हैं कि सो दैट रिसेशन का खतरा हट जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसेशन भी आ रहा है, इन्फ्लेशन भी आ रहा है, तो इट इज़ लाइक ए नाइटमेयर, लिटरली लाइक नाइटमेयर। और यूएस रशिया एपिसोड ने उस चीज़ को इस लेवल पे पहुंचा दिया है, कोई नहीं जानता कि इस कैसे इसको एंड किया जाएगा, या ये दोनों चीज़ें कैसे एक साथ आएंगी। अभी आप सोचो कि कोई मरीज़ मरने जा रहा है और उसका सपोर्ट सिस्टम ही हटा लिया जाए। क्या सपोर्ट सिस्टम इसलिए हटा रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम में जो जो उसको ड्रिप लग रही थी उसी में किसी ने पॉइजन लगा दिया है। दिस इज स्केरी। अब आते हैं आगे।
अब आगे क्या? तो मैंने जैसे इस वीडियो का टाइटल रखा था कि क्या यूएस डीप स्टेट फंस गया है? मुझे जहाँ तक लगता है वो सही में फंस गया है। और मैं ये नहीं कहता कि डेमोक्रेट्स कम पैट्रियोटिक हैं या रिपब्लिकन ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, सब लोग पैट्रियोटिक होते हैं, लेकिन जो एक आइडियोलॉजिकल स्टबर्ननेस आई है यूएस में, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोगों के अंदर, वो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है यार। उसको मतलब क्या, कोई नाम भी नहीं दे सकते कि उसको बेवकूफ़ी कहा जाए, या मतलब उसका मतलब ये निकलता है कि दे आर हेल वेंट ऑन डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट गुड फॉर यूएस और इवन ह्यूमैनिटी। तो अभी आगे के लिए अगर देखें तो अभी यूएस एज ए कंट्री, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यूएस के जितने भी बड़े लोग हैं वो बैठें, सब लोग आपस में बात करें, और जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी को एक फेवरेबल पार्टी बनाने का जो प्लान था ओबामा के टाइम से, उसको ड्रॉप किया जाए। अब आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ ट्रम्प, मैं नहीं कह रहा वापस ट्रम्प को ले आओ या ना ले आओ, वो तो वहाँ की जनता तय करेगी, लेकिन जिस रास्ते ये मामला चल पड़ा है वो रास्ता कहीं नहीं जाता। आगे की बात करते हैं। अभी जैसे ट्रम्प के टाइम पे यूएस चाइना की सबसे ज़्यादा बात होती थी। जो बाइडन के आने के बाद भी चाइना को लेके बात होती रही। अब मैं बताता हूँ, यूएस की बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि चाइना और यूएस की आपस में बातचीत हो जाए और दे कम अलोंग, लेकिन चाइना के एम्बिशन दूसरे हैं और चाइना के प्लान्स दूसरे हैं। आप भी सोचो, अगर चाइना 10% नीचे पीछे आने के लिए तैयार हो जाए तो यूएस 50% पीछे आ जाएगा। बाद में चाइना का क्या करता है वो उसकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन अभी ऐसा है कि चाहे वो टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ले लो, चाहे हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग ले लो, एवरीथिंग हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय चाइना। तो यूएस का डीप स्टेट कितना भी ग्लोबला मतलब ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में दिखे या अपने आप को ग्लोबलिस्ट बोले, लेकिन अपनी दुकान तो कोई बंद नहीं करना चाहता ना। तो इनको मजबूरी में चाइना का अपोज करना पड़ रहा है, या मजबूरी में चाइना को चैलेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो चाइना को चैलेंज नहीं करेंगे तो चाइना 20 साल में जैसे चीज़ें चल रही, चाइना तो हर चीज़ के ऊपर बैठ के आ जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी जो उनके पास नहीं होती थी वो आ गई है, वो कैसे आई है वो भी अलग मुद्दा है, कि एस्पेनॉज करके आई या खुद इन्वेंशन किया या फिर जॉइंट वेंचर करके उसको कॉपी किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया, वटेवर। तो पहला प्रॉब्लम तो चाइना वाला है, जो जो जिस क्वेश्चन को ट्रम्प के टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता था, वो अभी साइड में हो गया है। बीच बीच में जो बाइडन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि चाइना वाली बात भी होती रहे और दिखाते रहे कि भैया हम चाइना के थ्रेट को समझते हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो जब आपकी इकॉनमी ही इस तरीके के चंगुल में फंस गई है, एक तरफ रिसेशन है एक तरफ इन्फ्लेशन है, तो आप रिसेशन की अगर देखने जाओगे तो रिसेशन अवॉइड करने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना आजकल। फेड ने कहा है कि रिसेशन आ रहा है तो आए, हम भैया इन्फ्लेशन नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जो यूएस डॉलर की जो मोनोपोली है, आप सोचो यार, ग्लोबल जो रिज़र्व करेंसी है वो अपने होम कंट्री में इतना बड़ा गैप कैसे मतलब सरवाइव कर सकती है कि आपका इंटरेस्ट रेट 1-2% पे, आपकी जो इन्फ्लेशन है 8% पे है। तो जो डीप स्टेट ही जो फंसा हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो कहना चाहिए ब्रीदर मिल रहा है चाइना को, और चाइना को लेके जो प्लान्स डीप स्टेट ने बनाए थे, डीप स्टेट ने ये सोचा था कि ट्रम्प जो है हमें हर रीजन से अलग कर रहा है, वो हमें एक तरीके से एक नॉर्मल कंट्री बनाने पर तुला है यूएस को, जबकि यूएस एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, इट एक्ट्स लाइक ए एम्पायर। तो यूएस, ट्रम्प का कहना था हम एम्पायर एम्पायर कुछ नहीं है, बड़े कंट्री हैं और ताकतवर कंट्री हैं, लेकिन हम एम्पायर बनने से हमारा नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, क्योंकि हर जगह हम खर्चा करते हैं और सभी लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन डीप स्टेट का कहना था नहीं, हम जो खर्चा कर रहे हैं, जो लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, दैट इज़ बाय डिज़ाइन है, वो कोई हमारी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं है। तो चाइना वाला जो मैटर है वो अभी एक तरीके से
क्या कहना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में तो नहीं कह सकते, लेकिन जब आपके घर में आग लगी हो तो आप बगल वाले घर में थोड़ी चेक करने जाओगे कि पिछले महीने मेरे घर से जो चोरी हुई थी सामान वो आपके यहाँ है नहीं है। आप अपनी आग बुझाओगे ना। तो यही बात यूएस की हो रही है कि वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। वो आग बुझेगी और बढ़ेगी, क्या होगी मुझे भी नहीं पता। दूसरा आ जाते हैं यूक्रेन वाले फिर से। एक्चुअली यूक्रेन वाला जो इशू है, मुझे लगता है इसका एक ही रास्ता हो सकता है कि सिर्फ 3 लोग बैठ के बात करें, यूक्रेन, रशिया और अमेरिका। और यूक्रेन को समझाया जाए कि भाई तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है जब तक कि तुम्हारा अपने पड़ोसियों के साथ या फिर पूरे रीजन में तुम्हारी एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तुम कहते हो कि सबसे जो दुनिया की सबसे बुरी आर्मी या जो कौम है वो रशियन है, रशियन कहते हैं भाई तुम नियोनाजी को सपोर्ट करते हो। ऐसे नहीं चलेगा। तो इसमें इनको कुछ तो मतलब बैठ के इसको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर पहले वाले जो बात कर रहा था मैं चाइना की, अगर चाइना को इतना ही बड़ा थ्रेट समझता है यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज समझते हैं, तो उनको अपने पुराने फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, जिसमें जब इनकी यूएसएसआर से लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने चाइना को काफ़ी बेनिफिट दिए थे और चाइना को अपनी साइड लाने की कोशिश की थी। तो अगर चाइना को लेके ये सीरियस हैं तो उन्हें रशिया को अपनी साइड लाना चाहिए। और ये वाला जो रशिया यूक्रेन वाला है इसको सॉल्व करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, कि रशिया भी खुश हो, यूक्रेन भी खुश हो, और एक तरीके से जो, क्योंकि यूएस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो रशिया और चाइना से एक साथ नहीं लड़ सकता। अभी तो सिर्फ रशिया ने अपने पत्ते खोले हैं, अपनी अपनी एक फ़ौज एक कंट्री में भेजी है, वो भी फुल फ्लेज नहीं भेजी है, वो छोटे मतलब पुराने इक्विपमेंट से लड़ाई हो रही है, कोई फुल फ्लेज वॉर नहीं हो रहा है। एक तरीके से जो कहते हैं वो पुतिन की टर्मिनोलॉजी में स्पेशल मिलिट्री एक्शन। तो आप सोचो ये छोटा सा हुआ है, उसमें पूरी दुनिया हिल गई है। कल को अगर ताइवान पे ये चाइना ने ऐसा कुछ कर दिया, जब यूएस डायरेक्ट अटैक रशिया पे नहीं कर पा रहा है तो चाइना पे कैसे करेगा, और दोनों पे कैसे करेगा। अगर दोनों ही इस बात पे आ गए कि नहीं हम तो जो आपका जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, जो आप लोगों ने G7 है जो कुछ भी बनाया हुआ है उसमें हमारी कोई जगह नहीं है, तो हम तो इस पूरे सब हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे और जो आप जो करना हो कर लो। तो रशिया को वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपने साइड में लाना पड़ेगा अगर चाइना को लेकर सीरियस है। अगर चाइना के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो हमें कोई चाइना से इंडिया में चाइना को लेके जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनके पॉलिसी को लेके, चाइनीज़ पीपल को लेके हमारे यहाँ कोई भी मतलब बुरा भाव नहीं है ना। इंडियंस कभी सोचते हैं कि अभी आप देखो चाइनीज़ जो मूवीज़ हैं, जेटली हुआ, इनके जैकी जैन हुए, कितनी मूवीज़ इंडिया में देखी जाती हैं। हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है, पॉलिसी से दिक्कत है। और इंडिया को अभी वैसे भी इस बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि चाइना और यूएस के बीच में क्या डील हो रही है क्या नहीं हो रही है। हमें अपने अपने बारे में ध्यान देना है कि अगर हम ताकतवर कंट्री बन जाते हैं, अपना सेल्फ सस्टेनेबल बन जाते हैं और अपना डिफेंस इंश्योर कर सकते हैं, तो दैट इज़ इनफ फॉर अस। तीसरा जो प्रॉब्लम है जो यूएस डीप स्टेट को सॉल्व करना पड़ेगा वो है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन और यूएस एक तरीके से अपने आप को एक डिफरेंट वर्ल्ड मान के चलते हैं कि हम दुनिया के खास लोग हैं, हम दुनिया के बेहतर लोग हैं, हम दुनिया के डिसाइडर लोग हैं। हम मतलब हम अच्छे भी हैं, हम खास भी हैं और हम डिसाइड करने वाले भी हैं, तो हम तीनों हैं। तो ये जो जो डायलेमा है, या जो ये जो कहना चाहिए ये जो एक यूटोपियन ग्लैमरस आइडिया है, उसको तो धक्का लग चुका है, उसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, उसमें बहुत धक्के लग चुके हैं। लेकिन एक और फिनोमेना है कि जिस तरीके से जो इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है यूएस में कॉमन पीपल का, कि लिबरल्स आर गुड एंड कंजर्वेटिव्स आर बैड, मतलब जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ ने जो गंद फैलाई है
उतना ज़्यादा यूरोप में अभी नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो कुछ कंट्रीज़ में हुआ। अभी आप देखिए स्वीडन में, स्वीडन वॉज द, मतलब आप सोचो कि अगर लिबरलिज्म का या जो वोकनेस का जो गोल्ड स्टैंडर्ड किसी को कह सकते थे तो वो स्वीडन था। कि मतलब आप कितने वोक हो सकते हैं, तो कहते थे भाई जितना स्वीडन है उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। स्वीडन में भी कंजर्वेटिव, अब जो राइट विंग जो कोई कहते हैं जो भी है, वो गवर्नमेंट आ गई है। इटली में एक राइट विंग गवर्नमेंट आ गई है। फ्रांस देखा जाए तो पूरा कंट्री ही राइट विंग है, वहाँ का लेफ्ट विंग भी ज़्यादा राइट विंग है यूएस के राइट विंग से। तो अब जो यूरोपियन यूनियन है उसमें जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, और जो अब यूएस का जो जो डीप स्टेट है वो एक्चुअली एक तरीके से एक लिबरल ही बन चुका है। मतलब उनका कोई सोचना उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से एक टिपिकल कंजर्वेटिव यूएस डीप स्टेट सोच सकता था। तो जो यूरोपियन यूनियन और जो यूएस का जो इक्वेशन है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। या तो यूएस को पूरा यूरोपियन यूनियन को अपने इन्फ्लुएंस में लेके उन सबको लिबरल गवर्नमेंट्स पे ढालनी पड़ेंगी, नहीं तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये जो मिक्स एंड मैच मैच चल रहा है, जो मिक्स चीज़ें चल रही हैं वो सस्टेन नहीं हो सकती ज़्यादा देर तक। नेक्स्ट आते हैं इंडो पैसिफिक रीजन पे। जो इंडो पैसिफिक टर्म ही यूएस ने दिया है। अगर हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, आपको लगता है अगर इंडो पैसिफिक जो स्ट्रैटेजी है यूएस की वो सिर्फ चाइना को लेके है? ऐसा नहीं है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी यूएस की इसलिए है कि आने वाले 10-20 सालों में वर्ल्ड का मेजॉरिटी ट्रेड इसी रीजन में होगा, और वर्ल्ड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी इसी रीजन में रह रही होगी। तो यूएस का जो इंडो पैसिफिक प्लान है वो चाइना को लेके तो है ही, चाइना इसमें इंक्लूडेड है, बट नॉट ओनली अबाउट चाइना। तो यूएस का ये है कि यूएस की कंपनीज हर कंट्री में काम करती हैं, हर कंट्री में उनका बिजनेस है, या तो वो कुछ बेचते हैं या खरीदते हैं। तो जो जो एरिया कल को पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बन जाएगा, या मेजॉरिटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ से हो रही होंगी, तो वहाँ पे यूएस को अपना इन्फ्लुएंस चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो जिस रास्ते पे जो बाइडेन एंड पार्टी लेके चल रही है यूएस को, तो उसमें आप अपना मतलब इंटरनल इकोनॉमिक्स हैंडल नहीं कर पा रहे, चाइना प्रॉब्लम को आप सेटल नहीं कर पा रहे, रशिया को आपने अपोजिट खड़ा कर दिया है, यूरोपियन यूनियन में ही आपके खिलाफ 10 आवाज़ें रोज़ उठ जाती हैं। तो आप ये जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी जो इंडो पैसिफिक की है वो कहाँ से आप कैसे मतलब ध्यान दोगे उस पर? तो ये 4 बड़े चैलेंजेस मुझे लग रहे हैं अपार्ट फ्रॉम देयर इंटरनल मेस। अब जो इमीडिएट चीज़ है वो 2022 मिड टर्म इलेक्शन। अब देखो, मुझे लगता था कि फॉर द सेक ऑफ मिड टर्म इलेक्शन जो बाइडेन गवर्नमेंट शायद रशिया के साथ कुछ पीस डील कर ले। ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, सितंबर इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, बीच में बचता है अक्टूबर। तो मे बी बाय अक्टूबर दे डू समथिंग मिराकुलस एंड सब कुछ ठीक हो जाए वहाँ पे। लेकिन इट्स वेरी स्केरी पिक्चर, और मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन यूएस बीइंग ए मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन द वर्ल्ड, वो अगर गलती करता है तो फिर उसकी गलती की सजा सिर्फ उसे नहीं मिलती, बहुत लोगों को मिलती है। और यही बात रशिया के साथ भी होती है। रशिया उतना इन्फ्लुएंशियल कंट्री तो नहीं है, लेकिन मिलिटरीली एंड नेचुरल रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मतलब रिच है। तो उसका एक कदम भले ही उन्होंने अपने कंट्री के लॉन्ग टर्म बेनिफिट को लेकर उठाया हो, लेकिन उसकी वजह से पूरा पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो यूएस का जो डीप स्टेट है उसको चॉइस, पहली बात तो उसको चॉइस नहीं करना चाहिए कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए, कौन सा लीडर आना चाहिए, कौन सा लीडर नहीं आना चाहिए। ये करके देख लिया, मतलब आपको बहुत फनी लगेगा कि मतलब मुझे तो आजकल यूएस छोटा पाकिस्तान दिखने लगा है फ्रॉम द पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि वहाँ का आर्मी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहता है कि जरदारी को ले आओ, नवाज़ को ले आओ, इमरान को ले आओ,
या नहीं नहीं अब नवाज़ को नहीं लाना, कुछ भी हो जाए, इसको ले आ सकते हैं। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें वहाँ भी हुई कि ट्रम्प आ जाए, ट्रम्प नहीं आएगा चाहे कोई भी आ जाए। तो आप अगर इस तरीके से आप चीज़ें रखेंगे तो फिर बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वो आप कंट्रोल में नहीं रहते हैं। आपने एक कांस्टेंट तो पकड़ लिया कि भाई ये नहीं आ रहा, लेकिन जो बाकी जो आ रहे हैं वो जो जिस तरीके से चीज़ें लेके चलेंगे वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो यूएस डीप स्टेट है उसको पहले तो अपना वोक एजेंडा त्यागना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में न्यूट्रल देखिए न्यूट्रल वर्ड भी आ गया है। पाकिस्तान में होता है ना वी आर न्यूट्रल, तो यहाँ की जितनी भी जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको बोलना पड़ेगा वी आर न्यूट्रल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। CNN कंपनी को बोलना पड़ेगा वी आर न्यूट्रल एंड नाउ ऑनवर्ड्स। ऐसे ही जितने भी न्यूज़पेपर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, फलाना ढिमकाना, इनको भी बोलना पड़ेगा कि वी आर न्यूट्रल्स नाउ ऑनवर्ड्स। तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो देखते हैं। बाकी तो यूएस डीप स्टेट में एक से एक सोचने वाले पड़े, लेकिन उनकी सोच भी एक तरीके से मतलब एलिटिस्ट सोच है उसमें। मतलब एक एक कॉमन मैन वाला या कॉमन सेंस वाला इनपुट बहुत कम होता है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू मेरा पहला वीडियो देखने के लिए। एंड मैं करीब 2 साल से सोच रहा था, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ मैं, सोचा मैं भी बनाऊँ, लेकिन बीइंग ए लेज़ी पर्सन मुझे कभी सही से इसको मैं किया नहीं। आज मैं सोचा चलो बनाते हैं, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू समथिंग जहाँ हमें पता नहीं क्या होने वाला है। तो ठीक है, चलिए, ये स्टार्ट थी। और आप बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको। और